लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इफ A, B, C, D are in GP, then prove that A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square equals to AB plus BC plus CD whole square। कैसे प्रूव करेंगे इसको? A, B, C, D GP में है और आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखो, जब भी GP का क्वेश्चन आता है तो उसको करने का सबसे आसान तरीका जो होता है, वो नहीं बैठे तो फिर हम दूसरे तरीके सोचते हैं, वो होता है कि GP को मान लो AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। उससे क्या होता है, सारी चीज़ें सिर्फ A और R के टर्म्स में होती हैं, तो आपके पास सिर्फ दो अननोन्स हैं, A एंड R। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म तो A है ही, तो B को हम क्या ले लेते हैं, AR, C को ले लेते हैं AR स्क्वायर और D को ले लेते हैं AR क्यूब। ठीक है, तो ये मान लेते हैं। अब LHS उठाओ। LHS लिखा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर को क्या लिखोगे, A स्क्वायर R स्क्वायर, और C स्क्वायर को A स्क्वायर R टू दी पावर 4। फिर अगेन अगले ब्रैकेट में B स्क्वायर को A स्क्वायर R स्क्वायर, C स्क्वायर को A स्क्वायर R टू दी पावर 4 और D स्क्वायर को A स्क्वायर R टू दी पावर 6। पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर, बचेगा क्या ब्रैकेट में, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू दी पावर 4। दूसरे ब्रैकेट से क्या क्या कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर R स्क्वायर, बचेगा क्या ब्रैकेट में, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू दी पावर 4। यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये A टू दी पावर 4 R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये LHS आया। अब RHS उठाओ। RHS में लिखा हुआ है AB, तो A और B का प्रोडक्ट क्या बना, A स्क्वायर R। B की जगह AR लिखोगे तो AB क्या दिखेगा, A स्क्वायर R प्लस B इंटू C, B और C मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, A स्क्वायर R क्यूब। फिर C इंटू डी मल्टीप्लाई करो, A स्क्वायर R की पावर 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरे पे होल स्क्वायर लग रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर और R, क्या बचेगा, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू दी पावर 4 और इस पूरे पे लग रहा है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लग रहा है तो अलग अलग लगाओ, A की पावर 4, R की पावर 2, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। अब देखो LHS और RHS सेम आ गए, तो प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या मतलब हुआ, सीरीज किसे बोलते हैं, सम प्लस 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 प्लस। तो A1 A2 A3 अप टू AN अगर GP में है तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, और इसको हम डिनोट करते हैं SN, सम ऑफ n टर्म्स। इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज बोलेंगे। अब ज्योमेट्रिक सीरीज का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि आया कैसे। ठीक है, तो एक GP लिखवाइए n टर्म्स की, तो वो क्या होगी A, और अगर कॉमन रेशियो R मान ले तो अगला टर्म क्या होगा, AR, फिर AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, ऐसे nth टर्म बताइए क्या होगा, AR टू दी पावर n-1। nth टर्म में R में एक कम पावर लगेगी। अब देखो GP के क्वेश्चन में सीरीज को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। जैसे AP में मैंने आपको एक तरीका बताया था, फेडरल-काल्गॉस टेक्निक,
जिसमें हम रिवर्स ऑर्डर में लिख करके और फिर उसको जोड़ देते हैं। हालांकि उससे जो रिजल्ट आता है वो हमने याद कर लिया था कि सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a + n-1 × d। तो यूजुअली AP में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, बट टेक्निक तो क्या थी वो पता है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी हम रिजल्ट तो याद करेंगे, बट वो रिजल्ट आया कैसे, इसकी क्या टेक्निक है वो भी ध्यान रखिए। तो जीपी के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब भी आपको जीपी दिख रही है तो आप सबसे पहले ढूंढो कि रेशो क्या चल रहा है। तो कॉमन रेशो इसमें क्या चल रहा है, आर, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ आर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आपने आर मल्टीप्लाई करा ऐसे, और जब मैं इधर आर मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना तो मैं एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ए आर, तो उसे मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा AR², फिर ये AR³, और ऐसे मल्टीप्लाई करते 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 इससे पहले वाला टर्म जो था उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो एक स्टेप आगे खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा AR⁴n। तो मैंने पिछली वाली सीरीज में आर मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, लेकिन लिखते टाइम थोड़ा सा एक स्टेप आगे खिसका के लिख दिया। क्यों ऐसा किया वो अभी आपको समझ आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दोगे, तो पहली इक्वेशन में से दूसरी को, तो सेकंड जिसको माइनस करते हैं उसका सारा साइन चेंज हो जाता है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 - r SN कॉमन। अब a में a के नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो a - 0 हुआ वो, तो ये a आ गया, और ये AR और AR कैंसिल होकर के 0, फिर 0 कहाँ तक 0, यहाँ तक 0, और लास्ट में इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब ऊपर 0 है, तो 0 में से ये माइनस होगा तो ये माइनस साइन के साथ आएगा ना, -AR⁴n। समझ आ रही है बात। तो ये आ गया 1 - r SN = a - AR⁴n, और इसमें से अगर आप a कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा 1 - r⁴n 1 - r × SN। अब यहाँ से इसको डिवाइड करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि क्या r की वैल्यू 1 है कि नहीं है। तो एक चीज़ समझिए, इफ़ r = 1, अब सोचिए अगर रेशो 1 होता तो आप इस जीपी पे ध्यान दीजिए, अगर किसी जीपी का रेशो 1 है तो उसके साथ पहला टर्म a है तो अगला टर्म भी a ही हुआ ना, तो a + a + a + a + a n टाइम्स, तो उसके लिए हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं थी। तब तो हम सम ऑफ n टर्म्स क्या बोलते थे, a को हमने n टाइम्स जोड़ा तो वो an आ जाता। तो फॉर्मूले की ज़रूरत ही हमें तब पड़ी जब r की वैल्यू 1 नहीं है। तो सिंस r इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो हम इसको यहाँ डिवाइड कर सकते हैं और ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन गया 1 - r⁴n × a/1 - r। बट ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन r इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये लिख देंगे कि अगर r 1 है तो सम ये आ जाएगा, और अगर r 1 नहीं है तो सम का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, a1 - r⁴n/1 - r। ठीक है, ये नोट। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n is from 1 to 10 3⁴n + 2n + 4। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस समेशन। सिग्मा का मतलब होता है कंटिन्यूअस समेशन, प्लस 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 लगा के सीरीज खोल दो, ठीक है। और सिग्मा जो होता है वो एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इन टर्म्स, क्या हम इस सिग्मा को इन तीनों टर्म्स पे अलग अलग बांट सकते हैं, हाँ, क्योंकि इन तीनों टर्म्स के बीच में प्लस प्लस आ रहा है। हाँ, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता या डिवीजन में होता तो सिग्मा नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 3⁴n, फिर ये लिखा हुआ है सिग्मा 2n, इनफैक्ट इस पूरे को एक साथ लिख लो, 2n + 4, सिग्मा 2n + 4। ठीक है, अब देखो ये किसी सीरीज का nth टर्म है। मैंने आपको nth टर्म से रिलेटेड 2 बातें बताई थी, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने कहा था कि अगर आपको कभी nth टर्म a में लीनियर दिखे तो समझ जाना वो AP चल रही है और उसका कॉमन डिफरेंस A है। याद है, n में अगर लीनियर दिखे तो ये AP होती है और इसका कॉमन डिफरेंस A चल रहा है, तो ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस A है। और अगर आपको कभी एक्सपोनेंशियल दिखे, सपोज A की पावर या सपोज P की पावर AN + B, तो ये GP चल रही है और इसका कॉमन रेशो कितना होगा,
p की पावर है, याद है? तो अब वहाँ से जज कीजिए कि ये इसका nth टर्म ये है, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो n तो पावर में लगा हुआ है, n अगर पावर में होता है तो ये gp चल रही है, इसका मतलब ये एक gp है, ठीक है? और इस gp का कॉमन रेशियो कितना हुआ? 3 की पावर में n का कोफिशिएंट, तो n का कोफिशिएंट तो 1 है, 3 की पावर में 1, ठीक है? और इसका फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? n को 1 रख दो, n को 1 रखोगे, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? n को 1 रखने से ही तो पहला टर्म आ रहा है, तो 1। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? कितने टर्म्स की जीपी है ये? 10 टर्म्स की, तो सीधे 10 टर्म्स की जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो 10 टर्म्स की जीपी का फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें। तो क्या आएगा? a इंटू 1 माइनस आर। अच्छा एक चीज़ और समझो, चलो एक बार आगे बढ़ने से पहले, ये जो फॉर्मूला है ना आपका, क्या हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं? r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर को भी मतलब यूँ समझो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो r टू दी पावर n माइनस 1 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में करोगे तो वो r माइनस 1 बन जाएगा। तो बात एक ही है, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर रेशो 1 से बड़ा होता है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, और रेशो मतलब 1 से छोटा होता है तो हम वो वाला यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ रेशो 1 से बड़ा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? r टू दी पावर n, यानी 3 टू दी पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये आ गया। ऐसे ये बताइए, अब बताइए ये पहचान पा रहे हैं आप ये कौन सी सीरीज़ है? अगर इसको खोलोगे तो ये कौन सी सीरीज़ दिखेगी आपको? AP। अब मान लो अगर आपको ये चीज़ नहीं आती या nth टर्म आप नहीं पहचान पा रहे हो, आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानते, तो आप 1 2 3 4 रख के सीरीज़ खोल के देख लो, तब दिख जाएगी आपको कि AP चल रही है कि GP चल रही है, समझ गए? तो ये बन रही है एक AP। इस AP का कॉमन डिफरेंस बताइए कितना है? 2, जो n का कोफिशिएंट होता है। और इस AP का पहला टर्म बताइए। हाँ, n को 1 रख के मिल जाएगा 6। और इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10, यानी ये 10 AP के टर्म्स का सम लिखा हुआ है। तो 10 AP का सम क्या होगा? n/2 यानी 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कैलकुलेशंस कर लो आप, तो ये बन जाएगा 3/2 3 टू दी पावर 10 माइनस 1, और ये 5 टाइम्स 18 प्लस 20 30। अब सिंप्लीफाई कर लेना आप इसको। लिखिए क्वेश्चन, सिंप्लीफाई सिग्मा r is from 1 to n 3 to the power 2r minus 1 plus 2 to the power 1 minus 3r। क्या करें? पहला स्टेप क्या करेंगे? सिग्मा बांट दे दोनों में, दोनों पे अलग अलग लगा दें सिग्मा। तो इस पे सिग्मा अलग लगाओ और इस पे सिग्मा अलग लगाओ। अब क्या पहचान पा रहे हो? दोनों सीरीज कौन कौन सी है? जीपी है, कॉमन रेशो क्या चल रहा है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9। फर्स्ट टर्म कितना है? r को 1 रखो, तो r को 1 रखोगे तो 3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n, ठीक है। फिर ये बताइए, ये भी जीपी है, इसमें कॉमन रेशो कितने का चल रहा है? 2 की पावर माइनस 3। 2 की पावर में r का कोफिशिएंट लगाते हैं, r का कोफिशिएंट कितना है? -3। तो 2 की पावर -3 का मतलब 1/8। और फर्स्ट टर्म कितना है बताओ? r को 1 रखो, 1/4, और नंबर ऑफ टर्म्स n। अब जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। अब जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा? a इंटू r टू दी पावर n वाला लगाए कि 1 माइनस r टू दी पावर n? r बड़ा है ना 1 से, तो इसको लिख लो 9 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 1 प्लस, यहाँ क्या लिखोगे? a, फिर 1 माइनस 1/8 टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस 1/8। बस सिंप्लीफाई कर देना थोड़ा बहुत, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक सीरीज
up to infinite number of terms. अभी तक तो हम n टर्म्स का सम निकाल रहे थे। n टर्म्स का तो अपने पास फॉर्मूला था a 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब ये जीपी ऐसी है जो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो अब इसका सम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इस ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले लिमिट वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब यूँ तो हम लिमिट चैप्टर थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, तो अभी क्योंकि इसमें काम आ रहा है तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ लिमिट का, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, इनफाइनाइट जीपी वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मैं आपके सामने 3 ग्राफ बना रही हूँ, समझिएगा, सिंपल सा। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और मान लीजिए ये कोई लाइन जा रही है, कोई भी एक ग्राफ है, इजी सा ले रही हूँ इसलिए लीनियर लिया, और मान लो कि ये यहाँ 2 रखने पर इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो 3 है सपोज, यानी कि यहाँ पर f2 इक्वल्स टू 3 आ रहा है। मतलब फंक्शन में 2 इनपुट कर रहे हो तो आउटपुट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। आ रही बात समझ में? अब मैंने इसमें एक और ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सेम ऐसी ही लाइन बना रही हूँ, लेकिन 2 आते ही इसको ओपन इंटरवल कर दिया। ठीक है, और मान लीजिए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 है, लेकिन 2 फंक्शन के डोमेन में नहीं है, 2 पर कोई ग्राफ ही नहीं है। 2 से जस्ट पहले ग्राफ है, 2 के जस्ट बाद ग्राफ है, 2 पे ओपन कर दिया, यानी 2 पे डोमेन नहीं है, डोमेन में 2 नहीं है। ठीक है, 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए 2 पर कोई ग्राफ नहीं मिला। 2 से जस्ट पहले ग्राफ मिला, 2 के जस्ट बाद ग्राफ मिला। ठीक है, और एक सिचुएशन और लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और फिर मैं लाइन बना रही हूँ, 2 आते ही ओपन, यहाँ पे 2, यहाँ पर सपोज ये 2 है और इसके करस्पॉन्डिंग 3 है, और यहाँ 4 है, और 2 पर आउटपुट है 4। यहाँ 2 डोमेन में है क्या? यहाँ तो 2 डोमेन में है, लेकिन यहाँ 2 रखने पर आउटपुट मिल रहा है 4। 2 पर देखो ग्राफ एक डॉट ऊपर चला गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, 2 डोमेन में है और 2 पर आउटपुट है 3। फर्स्ट वाले पार्ट में बताइए, 2 डोमेन में है और 2 पर आंसर 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 3। सेकेंड केस में 2 डोमेन में ही नहीं है, 2 पर कोई ग्राफ ही नहीं है, 2 से जस्ट पहले ग्राफ है, 2 के जस्ट बाद ग्राफ है। और यहाँ क्या है, क्या 2 डोमेन में है? डोमेन पे है, डोमेन में तो है, लेकिन 2 पर आउटपुट जो है वो कहीं और है, 4 है। ठीक है, ये 3 सिनेरियो लिए मैंने। इन तीनों ही केसेस में अगर मैं एक लिमिट लेती हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये मैंने ग्राफ बनाया है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, सब जगह ये तीनों ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स के हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जब x 2 की ओर जा रहा है तब ये फंक्शन क्या बनने जा रहा है। ठीक है, अब लिमिट में मेन चीज़ क्या होती है? लिमिट के कॉन्सेप्ट में समझिएगा इस बात को, यही मेन चीज़ है, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाएगा। अगर x 2 की ओर भागता है तो ये फंक्शन क्या बनना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बना कि नहीं बना। ठीक है, यानी कि अगर आप इस पहले केस में देखिए, जब मैं x को 2 की तरफ दौड़ाती हूँ तो x 2 की तरफ कहाँ से दौड़ेगा? या तो इस साइड से 2 की तरफ जाएगा या इस साइड से 2 की तरफ जाएगा। तो जब x 2 की तरफ जा रहा है तब ग्राफ देखिए, यहाँ से भेजते हो तो ग्राफ 3 बनने की ओर जा रहा है, और यहाँ से भी देखते हो तो ग्राफ 3 बनने की ओर जा रहा है। इस पर्टिकुलर केस में वो 3 बन ही गया, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं था कि मंजिल क्या है, हमें बस ये देखना है कि वो किस ओर जा रहा है, वो अपने मंजिल तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ से भी ये 3 बनने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से भी 3 बनने की कोशिश कर रहा था, तो इस केस में लिमिट हो गई 3। अब इस केस में बताइए, आप x को 2 की तरफ लेके जा रहे हो तो दोनों साइड से 2 की तरफ जाओगे, तो जब इस साइड से x 2 की ओर जा रहा है तो y देखो क्या बनने की कोशिश कर रहा है? 3। और उस साइड से भी 2 की तरफ जा रहे हो तो y किस वैल्यू की तरफ जा रहा है? 3। वो बात अलग है कि वो 3 बना नहीं, लेकिन दोनों तरफ से उसकी मंजिल तो एक ही थी, और वो क्या थी? 3। तो ये 3 ही लिमिट का आंसर होगा।
मतलब जब x को आप a की तरफ अप्रोच करा रहे हो तो उस टाइम पे y जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू आंसर है, चाहे वो वहां तक पहुंचा चाहे वो नहीं पहुंचा, उसका जो डेस्टिनेशन था वो अपना आंसर होगा। समझ गए? इस केस में बताइए, भले ही 2 पर आउटपुट 4 आ रहा है, लेकिन अगर आप x को 2 की तरफ ले जाते हो तो यहां से अगर 2 की तरफ ले जाते हो तो ये कोशिश कर रहा है किस तरफ जाने की, 3 की ओर। डायरेक्शन कहाँ है, ये क्या बनना चाह रहा है, 3। और इधर से भी ग्राफ को अगर फॉलो करते हो तो ये कहाँ जा रहा है, 3, जबकि एक्चुअली वैल्यू 3 नहीं है। लेकिन अगर इस केस में मैं पूछती हूँ 2 पे लिमिट बताओ, तो लिमिट का क्या जवाब दोगे, 3। आई बात समझ में? तो लिमिट का मतलब ये है कि जब आप जैसे x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जब x को a की तरफ बढ़ाते हैं, चाहे a के लेफ्ट साइड से चाहे a के राइट साइड से, तो दोनों ही केसेस में y अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ रहा हो तो वो वैल्यू लिमिट होगी, आंसर होगी, चाहे y वो वैल्यू बना चाहे वो वैल्यू नहीं बना। समझ गए क्या? ठीक है, तो इस केस में बताइए लिमिट क्या होगी, पहले केस में 3, सेकंड केस में 3, थर्ड केस में 3। तीनों ही केसेस में ग्राफ तो 3 ही बन रहा था ना, वो बात अलग है कि एक केस में वो कुछ बना ही नहीं, डोमेन में ही नहीं था, एक केस में ऐसा हुआ कि कुछ और बन गया। तो फाइनली वो कहाँ पहुंचा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहाँ किस ओर जा रहा था। समझ गए क्या? तो तीनों ही केसेस में इसका आंसर क्या होगा, 3। ये लिमिट का मीनिंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद इनफाइनाइट जीपी की अगर हम बात करते हैं तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, सिग्मा आर, आर इज फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक के टर्म्स का सम को ही हम SN बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो फाइनल आपके पास आंसर आया ये n का कोई फंक्शन आया, ये n का कोई फंक्शन आया, तो अगर आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब इसकी लिमिट लेंगे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मीनिंग होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gn। ठीक है, अब बताइए सम ऑफ n टर्म्स क्या था। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करें तो वो होना चाहिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a SN। SN क्या है, ये n फंक्शन, इसका सम 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब इसे आगे कैलकुलेट करने से पहले एक बात समझिएगा, अब इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहे हो यानी वो टर्म्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो और उन इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा जा रहा है। एस इन्फिनिटी का मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो सम पूछा जा रहा है। तो एक बात समझिए, मान लीजिए किसी जीपी का रेशो, कॉमन रेशो 1 से बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल 2, तो अब एक जीपी इमेजिन करते हैं जिसका रेशो 1 से बड़ा है, सपोज 2, तो वो जीपी अगर मान लो पहला टर्म 1 है तो वो जीपी क्या बनेगी, 1, फिर 2, फिर 4, बोलो, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और फिर 128। और आप देख रहे हो जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हो जो टर्म है वो खुद बहुत बड़ी होती जा रही है, और अभी तो आप पाँचवीं या छठी टर्म पे रुक गए। अगर इसको बढ़ाते 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 आप इन्फिनिटी तक लेकर जाओगे तो वो टर्म खुद इन्फिनिटी जितनी बड़ी नहीं हो जाएगी, और जो वो टर्म खुद इन्फिनिटी जितनी बड़ी हो जाएगी तो क्या ऐसे टर्म्स का कभी सम आपसे पूछेंगे? ऐसे टर्म्स का सम तो इन्फिनिटी आएगा ना, क्योंकि टर्म खुद बढ़ती जा रही है और इन्फिनिटी तक जाते जाते टर्म खुद ही इन्फिनिटी जितनी बड़ी हो गई, तो इसका तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड बोलेंगे, है कि नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जब जो कॉमन रेशो है वो 1 से -1 के बीच में है। 1 से -1 के बीच के नंबर्स प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब अपॉन में आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, तो 1/2 -1 से 1 के बीच में है। अब 1/2 रेशो के साथ सीरीज सोचते हैं, तो पहला टर्म 1 है तो अगला क्या होगा, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64। और आप देख रहे हो जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हो उतना वो वैल्यू छोटी होते 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 0 की ओर भाग रही है। भाई आप 1/2 लोगे तो वो 0.5 है, 1/4 लेते हो तो वो 0.25 है, और छोटा हो गया। फिर 1/16 लोगे तो और छोटा आएगा, और 1/32, और जितना आगे बढ़ोगे तो पॉइंट के बाद 0 0 0 के नंबर्स बढ़ जाएंगे। यानी कि जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना वो टर्म टेंड्स टू 0 होता जा रहा है, लेकिन रहेगा तो फाइनाइट ना। तो ऐसे का सम तो पूछा जा सकता है, ऐसे का सम तो एग्जिस्ट करेगा। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आती है
कि इनफाइनाइट जीपी की बात तभी मीनिंगफुल होगी जब रेशो -1 से 1 के बीच में, तभी इनफाइनाइट जीपी की बात मीनिंगफुल है, अदरवाइज इट इज एब्सर्ड। क्योंकि अगर रेशो 1 से बड़ा है तो टर्म खुद इन्फिनिटी है, तो उसका सम तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इनफाइनाइट जीपी की बात ही तब करेंगे जब रेशो -1 से 1 के बीच में हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसका अपने को लिमिट निकालनी थी, ठीक है। अब इसकी लिमिट में यह एक बात समझिए, ये जो रेशो है ये -1 से 1 के बीच का नंबर है, और -1 से 1 के बीच के नंबर्स होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ये होता है फ्रैक्शन, ये होता है फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये 4th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या खास बात है? उस पर जितनी बड़ी पावर लगाओगे वो उतना ही छोटा आंसर देगा। जैसे अगर आप इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो ये 1/4 बन गया, और अगर इसके ऊपर आप क्यूब लगाओगे तो ये और छोटा आंसर देगा, और इसके ऊपर आप पावर 4 लगा दोगे तो ये और छोटा आंसर देगा। तो अगर इसके ऊपर पावर बहुत बड़ी लगा दोगे तो ये बहुत छोटा आंसर देगा। तो अगर आपने इसकी पावर 100 लगा दी तो इसका आंसर 0.00000 समथिंग आएगा, ठीक है। तो अगर इसकी पावर इन्फिनिटी की ओर लगाओगे तो ये वैल्यू 0 की ओर भागेगी कि नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो लिमिट लग रही है वो किस पे लग रही है? n पे। और n पे क्या लिमिट लग रही है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तभी तो इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है। और प्रॉपर फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी जितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, तो इसका मतलब ये किसकी ओर भाग रहा है? 0 की ओर भाग रहा है। तो इसकी लिमिट क्या हुई? 0। तो जब आप इसकी लिमिट लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? a × 1 - 0 अपॉन 1 - r। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a अपॉन 1 - r। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट करो। अब जैसे ये सीरीज अगर मैं लिखती हूँ तो इसका सम बताइएगा। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन, डैश डैश डैश, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बताइए इसका सम कितना आएगा? फॉर्मूला याद रखिए, a अपॉन 1 - r। a मतलब फर्स्ट टर्म, 1 माइनस रेशो कितने का चल रहा है? 1/2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर विल बी 2, ठीक है। फिर अगला बताइए, 1 - 1/2 + 1/, सम ऑफ इनफाइनाइट जो है ये लिमिट की वैल्यू ही होती है, जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो इसका आंसर है, ठीक है। हाँ, ये लिमिटिंग सिचुएशन ही है, ठीक है। 1/4 - 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन। और यहाँ ऑल्टरनेट साइन चल रहा है, यहाँ ऑल्टरनेट साइन चल रहा है। तो बताइए यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है? 1, लेकिन कॉमन रेशो कितना है? -1/2। तो हो सकता है ना, क्योंकि आपका कॉमन रेशो -1 से 1 ओपन इंटरवल में कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट जीपी के केस में। तो फॉर्मूला लगाइए, तो क्या आएगा? a अपॉन 1 - r। तो ये 1 + हाफ बन जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। अगला सवाल लिखो। इफ x = सिग्मा n is from 0 to infinity cos 2n theta, y is sigma n is from 0 to infinity sin 2n theta, and z = sigma n is from 0 to infinity cos 2n theta into sin 2n theta। ये सारे 2n पावर में है। देन 4 ऑप्शंस लिख रही हूँ। पहला ऑप्शन x y z = xz + y। ऑप्शन बी x y z = xy + z। ऑप्शन सी x y z = x + y + z। ऑप्शन डी x y z = yz + x। वन और मोर देन वन आर करेक्ट।
एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। स्टार्ट करें। पहले x वाली सीरीज लिखवाइए। तो जो x है, आपको जो सिग्मा दे रखा है उसका एक्सपेंशन करो। n को 0 रखोगे तो क्या आएगा 1, फिर n को 1 रखोगे तो cos स्क्वायर थीटा, फिर n को 2 रखोगे तो cos 4 थीटा, फिर cos 6 थीटा, और ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ये इन्फाइनाइट जीपी हो गई। इन्फाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएं। आपको बस ये दो ही चीज़ें चाहिए होती है, a और r। तो इसमें a है 1, तो a अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रेशियो है, और 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही y सिंप्लीफाई करो तो y है कितना 0 से इन्फिनिटी साइन थीटा की पावर 2n। तो n को 0 रखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसका सम कितना आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब z लिखो। तो z कितना है 0 रखोगे तो 1, फिर 1 रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 रखोगे तो कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा एंड सो ऑन। क्या ये भी जीपी है? इसमें रेशो कितने का चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला लगाओ a अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो एक तो अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अपने पास z जो आया वो है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा y आया था और ये अपने पास x आया था, यही था ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम बदल के 1 अपॉन y लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से उठा के 1 अपॉन x लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को एलसीएम लेके क्या मिलेगा z इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1। क्या ये कोई ऑप्शन है? इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड माइनस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ये आ गया एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड। तो एक तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन बी। और ऑप्शंस कैसे चेक करें? तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, तो देखो ए बी डी में तो क्लियर हो गया, ए बी डी में बी वाला सेट हो रहा है, तो ए और डी तो नहीं है। अब अपने को ये चेक करना है कि क्या ये वाली चीज़ सही है, ऑप्शन सी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हम क्या जानते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में एक आइडेंटिटी जानते हैं। वी नो दैट, कौन सी आइडेंटिटी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ये जो अपना ऑप्शन बी है, ये हम कहाँ ऑप्शन बी कहाँ तक पहुँच गए थे, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड। इसमें ये जो एक्स वाई है, इस एक्स वाई को बदल के एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये अपना ऑप्शन सी आ गया। तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी। एक नोट, सपोज किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको एपी के टर्म्स से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है और क्वेश्चन की लैंग्वेज में उन टर्म्स के सम की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसा क्वेश्चन है कि कोई एपी है जिसके 3 टर्म्स का सम कुछ भी दे रखा है, यानी टर्म्स के सम की बात हो रही है 3 टर्म्स की। तो ऐसे केस में हम जब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो हम मानते हैं ना कि मान लेते हैं कि ये 3 एपी में है। तो ऐसे में हमें क्या 3 अज्यूम करने चाहिए? ऐसे 3 टर्म्स जो एपी में हैं वो हमें मानने चाहिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी। पहली बात, क्या ये एपी चल रही है?
कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, डी का। और ऐसा मानने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप इन तीनों को ऐड करोगे, डी और माइनस डी तो कट जाएगा और सीधे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में सम ऑफ टर्म्स लिखा हुआ है तो समझदारी ये है, हमारे पास एक चॉइस ये भी थी कि हम मान लें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, वो भी मान सकते थे, बट उस केस में जब आप सम लिखोगे तो ए और डी में एक इक्वेशन आएगी, फिर ए और डी में दूसरी इक्वेशन ढूंढोगे। लेकिन अगर आप ऐसे मानते हो तो आपको सीधे ए तो मिल ही जाएगा ना, ठीक है। तो इफ़ वी आर कंसर्न विद सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी, तो अगर 3 टर्म्स माननी है तो ऐसे मान लो। लेकिन ये फायदेमंद तभी है जब सम ऑफ द टर्म्स से रिलेटेड कुछ है, तो इसका फायदा उठाएंगे ना, डी और माइनस डी कटेगा इस वजह से, समझ गए। और अगर 4 टर्म्स एपी में माननी है तो एक रास्ता तो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, लेकिन अगर इन चारों को जोड़ोगे तो ए और डी दोनों रह जाएंगे। हाँ, तो 2d के गैप से लेना a माइनस 3d, a माइनस डी, क्या क्या जुड़ता जा रहा है, a प्लस d और a प्लस 3d। इनमें गैप देखो 2d का चल रहा है, लेकिन एक सिमेट्री बैठ रही है। अब जैसे इन चारों को ऐड करोगे सारे d कट जाएंगे ना, तो जैसे ऐड करोगे माइनस 3d प्लस डी से, 3d से और माइनस d प्लस डी से, तो ये फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन ये कब फायदेमंद होगा, इफ़ वी आर कंसर्न विद सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी, तब ये मानना बेटर रहेगा, ठीक है, ठीक है। इफ़ जीपी नहीं, सॉरी, टर्म्स ऑफ एपी। और मान लीजिए जीपी का क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 टर्म्स है जीपी की और तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है सवाल में। जीपी के क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट। तो वैसे तो हम 3 टर्म्स जीपी में मानने होते हैं, तो यूजुअली हम क्या मानते हैं, ए आर स्क्वायर। बट अगर आप अभी ए आर स्क्वायर मान लोगे तो जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ किसी से कैंसिल तो होगा नहीं, तो ए और आर दोनों रह जाएंगे। तो समझदारी क्या है कि हमें क्या 3 टर्म्स मानने चाहिए, ए अपॉन आर, ए और ए आर। इसमें देखिए रेशो तो आर का ही चल रहा है, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, जैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आर से आर कट जाएगा और सीधे ए मिल जाएगा, है ना। और अगर आपको 4 टर्म्स जीपी में मानने हो और उनका प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो 4 टर्म्स कैसे मानोगे, ए अपॉन आर क्यूब, फिर ए अपॉन आर, फिर ए आर और ए आर क्यूब। यहाँ देखना कॉमन रेशो जो है वो 2r का चल रहा है। इस वाले में जो कॉमन रेशो है वो 2r का चल रहा है और इसमें कॉमन रेशो r का। तो अगर आप ये मानोगे तो देखो इसमें फ़ायदा होगा ना, सारे r कट जाएंगे और सीधे आपको a मिलेगा। तो ये कब लेना है, इफ़ वी आर कंसर्न विद, सॉरी 2r नहीं, r स्क्वायर, क्या बोल रही हूँ मैं, r स्क्वायर, ठीक है। इफ़ वी आर कंसर्न विद द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी, तो ऐसा मानने से क्या है, थोड़ा काम आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एक वेरिएबल तो पहले स्टेप में एलिमिनेट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी सीधे, ठीक है।